वजह से ऑब्वियस मुझे भी स्पोर्ट्स में करियर करने का चांस मिला। 9th टाइम मैंने नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है और जब 10th टाइम मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया उसी टाइमिंग में इंडिया के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ वॉलीबॉल टीम में। और ऑब्वियस वॉलीबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ। इंडिया का ट्रेनिंग कैंप था, काफ़ी डिफिकल्ट ट्रेनिंग कैंप था वो, और 13 डेज का कैंप था। वो कैंप मैंने कंप्लीट किया और उसी टाइमिंग पे सडनली एक एक्सीडेंट मुझे फेस करना पड़ा, जहाँ पे मेरे बॉडी के अंदर अभी सबके बॉडी के अंदर अपेंडिक्स होता है, वो अपेंडिक्स बॉडी में फूट गया, कोलैप्स हो गया और उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स करियर वहीं पे ख़त्म हुआ। तो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक टर्न था जहाँ से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। सो ऑफकोर्स इंडिया की टीम में आपको खेलने को चांस मिलता है और 6 महीने के बाद आपको पता चलता है कि आप इसके बाद कभी खेल नहीं पाओगे। तो एज अ एथलीट ये एक पीक पॉइंट पे होने के बाद सडनली मैं बेड पे हूँ, तो ये बहुत बुरी बात थी। और एक अच्छी बात उसी टाइमिंग में हुई, मार्क इंग्लिश सर जिन्होंने उस टाइमिंग में एवरेस्ट क्लाइंब किया था, और सर अनम्यूट है, विदाउट लेग सर ने एवरेस्ट क्लाइंब किया। तो जब मेरा उसी टाइमिंग पे एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और ऑफिस में मार्क इंग्लिश सर के जर्नी से मेरी जर्नी कंप्लीट कर रही थी। और ऑफिस सर की जर्नी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो एक नॉर्मल ऑपरेशन हुआ है, सर ने तो विदाउट लेग एवरेस्ट क्लाइंब किया है। देन मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे भी एवरेस्ट क्लाइंब करना है, और फाइनली मेरा वॉलीबॉल का करियर छोड़ के मैं माउंटेनियरिंग करियर में आ गई। और माउंटेनियरिंग करियर में आने का एक सबसे बड़ा एक चीज़ मुझे समझ में आई, जब मैं एथलीट थी तो एक एज कैटेगरी रहती थी, मेल फीमेल की कैटेगरीज होती थी, और मेरे पास मेरे साथ में कॉम्पिटिटर थे जिनके साथ मुझे कंपटीशन करना था, और मुझे गाइड करने के लिए वहाँ पे कोचेस भी थे। लेकिन जब मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में आई, वहाँ पे बस मुझे खुद के साथ कंपटीशन करना था और मुझे गाइड करने के लिए पूरा नेचर करना था। तो अब से चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और देन फाइनली मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में आ गई। बेसिक एडवांस कोर्सेज, उसके बाद 6000 माउंटेन्स थे वो मैंने क्लाइंब किए, और फाइनली मुझे एवरेस्ट पे जाने का चांस मिला 2017 में। तो ऑब्वियस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, उसके जो ट्रेनिंग रहता है, जो प्रिपरेशन रहता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और मैं जॉब में थी उस टाइमिंग में, जस्ट मुझे पोस्टिंग मिला था। तो मॉर्निंग में 5 बजे से 8 बजे तक मेरा वर्कआउट चलता था, जहाँ 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं जॉब करती थी, और 5 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक फंडिंग के लिए स्पॉन्सर्स के लिए ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। तो ये काफ़ी ऑलमोस्ट 10 मंथ तक मेरी यही जर्नी रही, और फाइनली मुझे एवरेस्ट पे जाने का चांस मिला। और 23 मई को मैं एवरेस्ट पे थी, एवरेस्ट के हिलरी स्टेप पे थी, जहाँ से एवरेस्ट हार्डली 30 या 40 मिनट्स में मैं क्लाइंब कर सकती थी। लेकिन सडनली वेदर इतना खराब हुआ, तो वहाँ मुझे एवरेस्ट के टॉप पे जाने का चांस नहीं मिला। और ऑब्वियस उस जगह पे मुझे जिंदा रहना मुझे ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो वहाँ से मैं वापस आई। वहाँ से जब तो वापस आने के बाद तो ऑब्वियस अभी यहाँ पर जितने भी माउंटेनर्स हैं उनको ये चीज़ें समझ में आई कि आपका डिसीजन लेना कितना, वो डिसीजन मेरा कितना सही था। तो ऑब्वियस वो डिसीजन सही था, लेकिन जब मैं सिविलियन जब घर पे वापस आई तो मीडिया ने ये चीज़ कुछ अपोजिट नेगेटिव वे ने मीडिया में पूरा वो छाप दिया, जहाँ पे बोला गया उसी टाइमिंग पे अंशु दीदी है जो कि इंडिया के काफ़ी बड़े क्लाइंबर हैं। अंशु दीदी ने एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। तो दीदी के सामने लगा कि एवरेस्टर अंशु दीदी। देन मेरा एक को क्लाइंबर था रवि कुमार, जिनकी उस एक्सपीडिशन में डेथ हो गई। तो रवि के सामने एक सेंटेंस आया, शहीद रवि कुमार। और जहाँ पे मैं प्रॉपर डिसीजन लेके नीचे आई तो मेरे सामने लगा कि लूजर मनीषा वाघमारे। तो ऑब्वियस एज अ एथलीट लूजर वर्ड वो एक्सेप्टेबल नहीं था। जब घर पे आई फिर फैमिली से बात हुई कि अभी मुझे फिर से एवरेस्ट करना है, तो फिर से वही नेगेटिव सब चीज़ें होने लगी। देन मम्मी ने एक चीज़ बताई कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देना चाहते हो, लोग आपसे क्या बात करें, आप खुद क्या सोचते हो। तो ऑब्वियस मम्मी की ये बात मैंने एग्री कर ली। और ऑब्वियस पूरी दुनिया जब आपके बारे में नेगेटिव बोलती है, लेकिन एक इनर वॉइस होता है जो आपको बताता है कि आप सही हो। तो उस दिन मैंने वही इनर वॉइस मेरा सुना, और उसके बाद
फाइनली फिर से एवरेस्ट के प्रिपरेशन में लग गई। 6 महीने का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट किया और 2017 में जब एवरेस्ट से नीचे आ रहे थे तो मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ, देन उसके बाद लिगामेंट इंजरी हुई। तो आने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे रिकवरी लेना जरूरी था, तो 3 मंथ तक मैंने रिकवरी ली। और रिकवरी के टाइमिंग में एक चीज मेरे टीचर ने काफी अच्छी सिखाई कि 17 के एक्सपीडिशन में जो जो आपसे कमियां रह गई या गलतियां हो गई, उस गलतियों को आप पूरे एक नोट डाउन करके रखो बुक में। तो मैंने वो पूरी गलतियां नोट डाउन कर दी और उस जो भी गलतियां हैं ऑब्वियसली मेरा वीकनेस थे, तो वीकनेस को आप कितना पॉजिटिवली आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो वो चीज की तरफ आप ध्यान दो। तो ऑब्वियस सर ने जो चीज बताई वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मेरा सबसे पहले फियर था कि ऑब्वियस एवरेस्ट बिना क्लाइंब करके वापस आए, काफी सारी नेगेटिव बातें आपके बारे में मार्केट में हो रही है, मीडिया में हो रही है। तो एक फियर था कि अभी पब्लिक के सामने मैं कैसे जा पाऊंगी। तो जो पहला फियर था वो निकालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे बातें हो गई, फिर मैं कितनी पॉजिटिव हूँ वहाँ पे, मेरे टॉक से, मेरे बातों से मैंने वहाँ पे बोल दिया, लेकिन फिर वही नेगेटिव चीजें फिर से होने लगी। तो जो फियर था वो फियर तो निकल गया। सेकेंड थिंग थी, जो भी कमियां थी वो कमियों को कैसे मिटाया जाए और वो जो भी नेगेटिव थिंग थी उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ऑब्वियस सेकेंड थिंग था कि फिर से आपको सच में एवरेस्ट को जाना है, क्योंकि ऑब्वियस बॉडी ने तो, क्योंकि काफी सारी इंजरीज हुई थी, काफी सारा लॉस हुआ था। और जब फर्स्ट टाइम एवरेस्ट को गई थी तो वहां पे मुझे फंडिंग नहीं मिला था, पर्सनल लोन लेके गई थी मैं। तो ऑब्वियस सेकेंड टाइम लोन का तो कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक चीज अच्छी होगी कि पब्लिक का सपोर्ट, जो भी नेगेटिव बातें मीडिया में थी उसके वजह से पब्लिक का सपोर्ट काफी अच्छा मिला और सेकेंड टाइम मुझे एवरेस्ट के लिए फंड्स भी मिले और फाइनली मैं एवरेस्ट जाने के लिए तैयार हो गई। और 2018 में जब एवरेस्ट फर्स्ट टाइम एवरेस्ट के लिए गई, तो जो एवरेस्ट में कुछ कैंप्स होते हैं, जैसे कुंभू ग्लेशियर है, देन एवरेस्ट का कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और देन एवरेस्ट का समिट। जब मैं टेस्ट जोन में थी, जो एवरेस्ट का कैंप 4 था, कैंप 4 से हम लोगों ने फाइनल पुश के लिए स्टार्ट किया। फाइनल पुश करते हुए एवरेस्ट का शोल्डर है, शोल्डर के बाद बालकनी आता है। बालकनी में मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज हो गया, देन क्लाइंब करते हुए फिर से हिलेरी स्टेप के पास गए, जो हिलेरी का 3rd स्टेप है, वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद सडनली फिर से एक टर्न आ गया। जो मेरा ऑक्सीजन रेगुलेटर था उसमें थोड़ा सा आइस जम हुआ था, तो शेरपा ने वो ऑक्सीजन रेगुलेटर निकाल के उसको क्लीन करने की कोशिश की और उसी समय एक क्लाइंबर पास हो गया। तो शेरपा का धक्का वो क्लाइंबर पर लग गया और जो रेगुलेटर था वो नीचे गिर गया। तो ऑब्वियस उतने हाइट पे रेगुलेटर वहाँ पे मिलना मुश्किल था, लेकिन जिस जगह से मैं वापस 1 साल पहले वापस आई थी उसी जगह से मुझे फिर से रिटर्न जाना पड़ा। तो ऑब्वियस ये चीज़ें कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं थी। तब मैंने शेरपा से बात की, नहीं मुझे अभी कुछ भी हो जाए मुझे क्लाइंब करना है, लेकिन शेरपा काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने शेयरिंग में ऑक्सीजन लेके मैं समिट में पहुंची। तो ऑब्वियस समिट पे पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। समिट पे पहुंचने के बाद मुझे 10 मिनट वहाँ पे रुकने के लिए मिला, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ संतुष्ट या कुछ सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थी, जिस दिन 23 मई 2017 को मैं 170 मीटर्स एवरेज जहाँ पे था वहाँ से मैं नीचे आई थी, उस दिन के नेक्स्ट डे से हर रात को मैं वो उतना डिस्टेंस क्लाइंब करती थी। और जब एक्चुअल में जब एवरेस्ट के टॉप पे थी तो मुझे उस दिन नया कुछ लगा नहीं कि ऑलरेडी मैंने 263 टाइम्स एवरेस्ट क्लाइंब, तो इस दिन मैंने नया कुछ किया नहीं है। तो ऑब्वियस एक स्वामी विवेकानंद जी, उनका एक थॉट है, मराठी में है, जेही स्वप्न पावे ते डोळ्यांनी पाहावे, उघड्या डोळ्यांनी पाहावे। मीन्स जो भी आप ख्वाब देखोगे तो आप खुली आंखों से देखो। ऑब्वियस उस दिन वो मेरा ख्वाब था जो मैंने खुली आंखों से देखा था। और वहाँ पे प्रॉब्लम फिर से खत्म नहीं हुई, एवरेस्ट तो सबमिट कर लिया और वहाँ से एक्सपीडिशन तभी आपका कंप्लीट होता है जब आप सेफली नीचे आते हो। वहाँ से हम लोगों ने डिसेंड करना शुरू किया। डिसेंड करने के बाद जो एवरेस्ट का साउथ समिट है, साउथ समिट से आने के बाद मुझे थोड़ी सी चक्कर वगैरह आने लगी, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन शेयरिंग ऑक्सीजन में मैंने एवरेस्ट समिट किया था। कुछ बॉडी के लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस ब्रेक किए थे।
और वहाँ पे मैं चक्कर आगे गिर गई। देन मुझे कुछ रेस्क्यू करने के लिए शेरपा लोग आ गए, मेरा गाइड भी साथ में था। उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे रेस्क्यू मीन्स ऐसे नहीं कि आपको हाथ में कोई उठा के लेके जा रहा है, एक झोला होता है, उस झोले के अंदर आपको टाई करते और आपको खींचते हुए नीचे लेके जाते हैं। तो ऑब्वियस मुझे उसमें टाई किया गया और एक जगह थी जहाँ से जैसे शेरपा आगे जा रहा था, बीच में वो लटकी हुई थी और लास्ट में एक शेरपा था, तो उन दोनों का बैलेंस होकर वो बॉडी को नीचे लेके जाते। सडनली एक शेरपा का बैलेंस चला गया और वो जो झोली थी वो झोली से मैं नीचे गिर गई। तो ऑलमोस्ट 50 मीटर तक मैं नीचे गिरी, लेकिन मैं रोप से कनेक्टेड थी, इसलिए जहाँ पे रोप खत्म हुआ मैं वहाँ पे आके रुक गई। अभी ऑब्वियस नीचे गिर रही उतने हाइट से, तो जितनी खुद को बचाने की कोशिश थी वो मैंने पूरी कोशिश कर ली। जहाँ पे मैं स्टॉप हो गई वहाँ पे उठ के खड़ी हो गई, लेकिन उस टाइमिंग पे मुझे पता चला कि मेरे आंखों में स्नो गया है। ऑब्वियस -42 के हाइट पे जो आपके बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट बोलते हैं वो पार्ट में आपके आइस गया है। तो झटक से मैंने मेरे दोनों ग्लव्स निकाले, आइस को साफ किया और फिर से मैंने वॉकिंग करना शुरू किया। कैंप 3 तक पहुंचे। फिर कैंप 3 में पहुंचने के बाद पता चला कि एक आंख से पूरा दिखना बंद हो गया क्योंकि स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था। और अब यहाँ पर जितने भी एवरेस्ट क्लाइमर है वो जानते होंगे कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कि आपको डिसेंड करना है, और जो सबसे डिफिकल्ट लोड से वाले वहाँ से मुझे बिना देखे डिसेंड करना था। तो शेरपा के हेल्प से मैं धीरे धीरे नीचे आई, कैंप 2 तक आई। और कैंप 2 में आने के बाद जैसे डिसेंड करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम हुआ था, रात को 8 बजे मैं कैंप 2 में पहुंची। और कैंप 2 में पहुंचने के बाद वहाँ पे मेरे जो आंखों पे था वो फर्स्ट ट्रीटमेंट था कि एक आई ड्रॉप था, लेकिन पूरे कैंप में हम घूमे लेकिन कहीं पे भी एक आई ड्रॉप, सिंगल आई ड्रॉप नहीं मिला। और जो स्नो ब्लाइंडनेस होता है, स्नो ब्लाइंडनेस में जो आपकी आंखें हैं, आंखों में 1000 नीडल्स कोई आपके आंखों में पिंच कर रहे, इतने वो पेन होते हैं। तो पूरी रात मुझे वो पेन में निकालनी पड़ी। और सेम डे नेक्स्ट डे फिर से वेदर खराब हुआ तो कोई चॉपर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया, तो फिर से मुझे वहाँ से फिर डिसेंड करते हुए चलते हुए मुझे कुंभ आइस फॉल तक चलने पड़ा। फिर देन वहाँ से फिर चॉपर ने मुझे रेस्क्यू किया और मैं नीचे आ गई। लेकिन वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे खत्म नहीं हो रहे थे। देन 3 दिन तक इतना वहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा खराब हुआ था कि मैं काठमांडू पहुँच नहीं पाई। तो काठमांडू से पहले लुकला स्टेशन आता है, लुकला से पहले पालझर नाम का एक गाँव है, तो वहाँ पे गाँव से खच्चर पे बिठा के मुझे लुकला में लेके गए। और लुकला में जाने के बाद आंखों में मेरे ट्रीटमेंट हुआ और ऑलमोस्ट 7 दिन के बाद मुझे दिखने लगा। तो अब 7 दिन के बाद जब दिखने लगा तो मैं सेटिस्फाइड कि यार मुझे परमानेंट स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हुआ है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सॉरी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी में बोल दी, टाइम लिमिटेशन था। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब मेरा जन्म हुआ था वो मेरे हाथ में नहीं था। और ऑब्वियस जो जन्म हुआ था उस टाइम में मम्मी पेन में होगी, पूरी फैमिली पेन में होगी। और जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ऑब्वियस वो टाइमिंग भी काफ़ी पेनफुल होगा। लेकिन इसके बीच का जो एक वे है जिसे हम लाइफ कहते हैं, वो तो मैं मेरे हिसाब से जीना चाहूँगी। और लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, सक्सेस मैटर्स नहीं करता, अगर आप जिंदा रहोगे तो हर एक चीज़ कर पाओगे। थैंक यू।